जिस दौर से इस वक्त देश गुजर रहा है, शायद ही ये दौर इससे पहले हमने कभी देखा होगा। कोरोना की महामारी के कारण हर वर्ग परेशान है और देश की अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है इस चरमराई हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की। और इसी कड़ी में आज आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कई बड़ी बातें कही हैं। रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया है, साथ ही साथ हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो उद्योग खत्म होने की कगार पर आ रहे हैं वो बच जाएं। जो उद्योग ढीले पड़े हुए हैं, सुस्त पड़े हुए हैं, उनमें फिर से तेजी आए। अब जो आरबीआई ने बड़े ऐलान किया है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो बड़े ऐलान किए, उनके क्या मायने हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एसपी शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, प्रमुख अर्थशास्त्री हैं पीएचडी चैंबर्स के। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका टोटल न्यूज में। जी शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन चल रहा है, हर कोई अपने घर में है और समस्याएं बहुत सारी हैं। मतलब जो दिमाग है वो शांत नहीं है। कोरोना संक्रमण की वजह से देश भर में मंदी है, विश्व भर में मंदी है। ऐसे में आज आरबीआई ने कई बड़े ऐलान किए हैं, चाहे वो रिवर्स रेट में कटौती करना हो, चाहे वो टीएलटीआरओ के तहत सहायता करना हो, कई बड़े ऐलान किए हैं। क्या लगता है आपको, इससे अर्थव्यवस्था को कितनी राहत मिलेगी? देखिए, ये बहुत बड़े ऐलान हैं और इससे अर्थव्यवस्था को काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी। एक तो सबसे पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी समय से कटौती की है, रेपो रेट में काफ़ी बार कटौती की गई है और अभी हाल ही में 75 बेसिस पॉइंट से कटौती की गई थी। लेकिन फिर भी बैंकिंग सेक्टर की तरफ से कोई ऐसा जो फुल ट्रांसमिशन होना चाहिए पॉलिसी रेपो रेट का, वो नहीं हो पा रहा था। लोगों को उसका अच्छे तरीके से बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, स्टेक होल्डर्स के पास वो नहीं जा पा रहा है, इंडस्ट्री को, ट्रेड को उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। भले ही कुछ बैंकों ने कुछ राहत दी, लेकिन सभी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर ने जो पूरे का पूरा रिजर्व बैंक की तरफ से जो रेपो रेट में कट किया गया, उसको अच्छे से परकोलेट नहीं किया ग्राउंड लेवल पे। तो जो रिवर्स रेपो रेट में कट किया गया है, जो रिवर्स रेपो रेट अभी 3.75% के ऊपर रहेगा, इससे एक बैंकिंग सेक्टर को ये इंसेंटिवाइज करता है कि वो वापस अपना पैसा रिवर्स रेपो में ना डालें, बल्कि वो स्टेक होल्डर्स को, इंडस्ट्री को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज मुहैया करवाने की कोशिश करें, जिससे कि जो रिजर्व बैंक का ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमी में अच्छी लिक्विडिटी क्रिएट करना, वो उनका जो मंतव्य है वो अच्छे से ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाए। तो एक बहुत बड़ी घोषणा है और हम समझते हैं कि अभी बैंकिंग सेक्टर को इसको अच्छे से अडॉप्ट करना चाहिए और जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फ्लो है वो इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए, लोगों के लिए, जो नीडी लोग हैं, जो वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा इस समय पे लिक्विडिटी की ज़रूरत है, तो उन सब वर्गों के लिए इसकी एक अच्छी जो सहायता मिलेगी। आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि जो ग्रोथ ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, जो कि जैसे आपने बताया कि आईएमएफ के आंकड़े हैं कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 1.9% के ऊपर ग्रो करेगा, वो बिल्कुल सही है। तो जो प्रोजेक्शन हमारी 6% की थी, जो इस साल के लिए जो 2021 में हमें 6% के ऊपर ग्रो करना था, वो कम होके लगभग 2% रह जाएगा। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और इसका हर एक वर्ग के ऊपर, जैसे आपने बताया कि एमएसएमई सेक्टर है, एनबीएफसी है, छोटे उद्योग हैं, सबके ऊपर एक बड़ा भारी फर्क आता है। उद्योग बंद होने के कगार पर आ जाते हैं जब ग्रोथ इतना ज्यादा डिसेलरेट होता है। तो उसी संदर्भ में रिजर्व बैंक ने ये डिसीजंस लिए हैं और हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में ये डिसीजन जो है वो अच्छे से जो लॉस हुआ है इकोनॉमी का, उसको भरपाई करने में सहयोग देंगे। लेकिन इस समय पे ज़रूरत है कि सरकार की तरफ से एक अच्छा फाइनेंशियल पैकेज आए, जिसकी इंडस्ट्री काफ़ी देर से डिमांड कर रही है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री बड़ी देर से इस चेष्टा में है कि जो सरकार है वो एक अच्छा फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस करे, जो लगभग कोई 5% ऑफ जीडीपी के बराबर हो, जिससे लोगों को एक भरपूर, खासकर जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री है उसको एक ऐसी सहायता मिले कि वो अपने अपने जो कारोबार हैं उनको वापस रिफ्यूल कर पाएं, जो रिजुविनेट कर पाएं, उनमें जो रोजगार अभी है लोगों के पास वो मेंटेन हो पाए। तो इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार को सूनर देन लेटर ये ऐसे डिसीजंस ले लेने चाहिए। रिजर्व बैंक का ये कदम बहुत ही सराहनीय है
और आने वाले टाइम में अगर ये स्टिमुलस के साथ भी अच्छे से सपोर्टेड रहता है तो हम समझते हैं कि जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, जो IMF के जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं 1.9% के ऊपर इंडिया ग्रो करेगा, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। हमारे पास पोटेंशियल है कि अगर स्टिमुलस के साथ बूस्ट किया जाए इकोनॉमी को तो हम 3 या 4% के ऊपर भी हम ग्रो कर सकते हैं जी इस साल में। सर, जो ग्रोथ रेट बताई जा रही है 1.9%, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी इसका असर क्या पड़ेगा, और जो आम लोगों में डर है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, सबसे पहले जहन में पिक्चर बनती है वो ये बनती है हमारी नौकरी ना चली जाए, हमारा काम ना ठप हो जाए, तो क्या असर इसका अर्थव्यवस्था पर आप पड़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, जैसे अगर इकोनॉमी डिसिलरेट कर रही है, ग्रोथ रेट आपका 2% के आसपास आ जाता है, जो MSME सेक्टर है उसके पास इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, इतना वर्किंग कैपिटल नहीं होता, वो काफ़ी महीने तक ऐसे सस्टेन करे जहाँ पे कुछ माल की बिक्री ना हो, इन्वेंट्रीज पाइल्ड अप होती रहे, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाए, कहीं पे भी जो सामान की जो आवाजाही है उसमें अच्छी सहायता ना मिले, तो ये सब सिस्टम काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो उसका असर सीधा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आता है। वो लोग ज़्यादा देर तक एम्प्लॉयमेंट को सस्टेन नहीं कर सकते क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं, जो खर्चे हैं, वो इतने ज़्यादा होते हैं कि उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसी में ब्लॉक हो जाता है। तो इस जंक्चर पे ये जरूरी है कि एक सहायता जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए, दूसरा जो लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है, जिस तरीके से रिजर्व बैंक ने उसको सॉल्व किया है, रिजर्व बैंक ने जो स्टेप्स लिए हैं और सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, लगभग कोई 2 लाख करोड़ रुपया जो बहुत सारे चैनल्स के लिए सपोर्ट किया गया है, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, जो सेगमेंट्स हैं इकोनॉमी के, खासकर जो सोशल सेक्टर है उसको बेनिफिट के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए के जो फाइनेंशियल पैकेज ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है। इससे काफ़ी फायदा होगा। लेकिन आने वाले टाइम में ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, जैसे दूसरे इंडस्ट्रीज ने, दूसरे इकोनॉमीज ने जैसे अनाउंस किए हैं, लगभग उनके जो अनाउंसमेंट्स हैं वो 5% से लेकर 10% तक के उन्होंने अपने अपने GDP के जो स्टिमुलस प्रोवाइड किए हैं ज़्यादातर इकोनॉमीज में। तो हमें भी चाहिए कि एक अच्छा स्टिमुलस हम लेके आए जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा सेंटीमेंट बूस्टिंग एक स्टिमुलस हो कि वो एम्प्लॉयमेंट जिसकी अभी बात चल रही है कि एम्प्लॉयमेंट में कट होगा, बल्कि उसे एक एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन होता हुआ नजर आए। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसके साथ ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। जब हम लॉकडाउन से बाहर आएंगे, बहुत सारी ऐसी डिमांड आएंगी, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पे हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी होगी। जो ग्लोबल लेवल पे सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुए हैं उनमें हम अच्छे से अपना कनेक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन वो सब कुछ तब हो पाएगा अगर हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग की क्षमता होगी। वो क्षमता कैसे आएगी? सबसे पहले उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए हमें क्या चाहिए कि सरकार की सपोर्ट चाहिए। सरकार जब सपोर्ट करेगी, उसके साथ लिक्विडिटी के साथ जुड़ते हुए, और जो कैलिब्रेटेड स्टेप्स हैं जो अभी सरकार ऑलरेडी ले रही है और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिए हैं, मैं ये समझता हूं कि इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जब इससे पहले अगर हम देखें तो फरवरी महीने में 2020 में अनुमानित विकास दर थी 4.10%। अब RBI गवर्नर खुद कह रहे हैं कि पूरे विश्व में मंदी है, पूरे विश्व में इसका असर देखने को मिल रहा है, और आगे भरोसा ये जताया जा रहा है कि 7.4% विकास दर हो जाएगी जब हम इस कोरोना के संकट से निपट लेंगे। सर, ये होगा कैसे? मतलब 1.9 से सीधा 7.4 तक पहुंचना, क्या ये संभव आपको नजर आ रहा है? और होगा भी तो ये चमत्कार एकदम से होगा कैसे? देखिए, ऐसा होता है कि जब भी ग्रोथ डिसिलरेट होती है तो उसका एक स्टैटिस्टिकल इफेक्ट भी आता है। जब बेस लो हो जाता है तो स्वाभाविक है कि अगले साल के लिए जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से उस लो बेस के ऊपर अच्छा ग्रोथ रेट आता है। तो इस जंक्चर पे हम ये समझते हैं कि जो ग्रोथ प्रोजेक्शन जो एक डिसिलरेटेड ट्रैजेक्टरी में है, जो 2% के आसपास है, अगर लो बेस के ऊपर अगले साल जबकि सिस्टम नॉर्मलाइज हो जाएगा, जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री है वापस अपने नॉर्मल ट्रैजेक्टरी में आ जाएंगे, और जो इकोनॉमी है वापस अपने पोटेंशियल 4-5% के आसपास आएगी, तो लो बेस इफेक्ट का जो फायदा मिलेगा लगभग 2 परसेंटेज पॉइंट का, तो जो ग्रोथ है वो स्वाभाविक है कि 7% से ऊपर जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगले साल हम 21-22 में एक अच्छे रेट पे ग्रो करने वाले हैं।
लेकिन सर उससे पहले तो अनुमान ये भी जताया गया था कि 2021 में 5.50% रह सकती है, 2022 में 5.90% रह सकती है। इससे पहले अनुमान एक ये भी था। बिल्कुल, वो पहले के अनुमान थे, क्योंकि अभी ग्रोथ इस साल में डिसेलिरेट हो गई है, तो बेस लो हो गया है। जब बेस लो होता है तो उसका स्टैटिस्टिकल इफेक्ट जो है अगले साल के ऊपर जाता है। देखिए, जब हम 10 के ऊपर ग्रो करते हैं, 10 से अगर हम 12 होते हैं तो उसका जो ग्रोथ रेट है वो 20% होता है। अगर हम 10 से 15, अगर हम 8 से 12 हो तो उसका ग्रोथ रेट डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि जब बेस लो होता है तब जो ग्रोथ है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। जब ग्रोथ ज्यादा लो बेस के ऊपर ज्यादा ग्रोथ रिफ्लेक्ट होगी, जब हाई बेस होगा उसके ऊपर जब हम ग्रो करेंगे तो ग्रोथ कम होगा। तो वही ये स्टैटिस्टिकल इफेक्ट है कि जब आपको जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर उसको आप सीधे तौर पे एक बेस फिगर में 100 के ऊपर लेके देखेंगे तो 100 के ऊपर अगर हम 110 होते हैं तो 10% ग्रो किए। अगर बेस ज्यादा है, 110 के ऊपर हम 10 ग्रो करेंगे तो ग्रोथ रेट डेफिनेटली कम होगा, स्वाभाविक है वो कम होगा। तो उसी संदर्भ में मैं ये बता रहा हूं कि जब ग्रोथ रेट हमारा 2% के ऊपर आ रहा है तो स्टैटिस्टिकल इफेक्ट भी रहेगा, तो ग्रोथ है जो अगले साल ज्यादा दिखाई देगी। सर, एक टारगेट लेकर हम चल रहे हैं, वो टारगेट है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। अब 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के जिस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, और ये जो भयंकर मंदी है, क्या लगता है आपको इस मंदी का, इस संकट का असर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने पर, लक्ष्य पर कितना पड़ेगा? देखिए, जो ग्रोथ है, जो फिगर है वो इसी साल के लिए डिसलिरेटेड है। जैसे कि आईएमएफ का आंकड़ा भी बता रहा है कि हम इस साल में लगभग 2% के आसपास ग्रो करेंगे। अगर स्टिमुलस मिल जाता है तो ये ग्रोथ रेट आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन अगले साल फिर हम एक अच्छे ट्राजेक्टरी में ग्रो कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो 5 ट्रिलियन डॉलर का हमारा लक्ष्य है वो लेट हो सकता है। उसको हम मान सकते हैं कि एक साल जो हम 2024-25 की बात कर रहे थे तो हम 25-26 में जाके उसको अचीव कर सकते हैं। सर, साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि अगर हम पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को देख लें, सबसे ज्यादा बेहतर स्थिति जो रहेगी वो भारत की रहेगी। कारण इसके पीछे क्या मानते हैं? देखिए, भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। वी वर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। हम विश्व की सबसे ज्यादा तेज गति से दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था रह चुके हैं, लेकिन पीछे कुछ क्वार्टर्स में ग्रोथ रेट डिसेलिरेट भी हुआ था। उसके बहुत सारे कारण थे, ग्लोबल हेडविंड्स थे। जो चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर था वो एक मेजर कारण था, जिसने के 0.7% से पूरा ग्लोबल ग्रोथ को इम्पैक्ट किया, जो लगभग $700 बिलियन बनता है। तो ग्रोथ में कुछ स्लो डाउन आई थी, लेकिन वापस हम आने वाले टाइम में एक अच्छे रेट ऑफ ग्रोथ के ऊपर प्रोजेक्टेड थे कि हम अच्छा ग्रोथ रेट हासिल करेंगे। लेकिन अब आने वाले टाइम में जिस तरीके से कोरोना वायरस का संकट आया है और उसका जो ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, और हम इससे जल्द निकल भी जाएंगे, ये भी स्वाभाविक है कि ये संकट बहुत लंबे समय तक तो नहीं चलेगा। तो अगले साल के लिए जो हमारी प्रोजेक्शन है, क्योंकि भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, जिसका जो ग्रोथ रेट है, जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स हैं, जो डोमेस्टिक डिमांड है, और जो सरकार की रिफॉर्म्स हैं, जो पिछले 4-5 साल में रिफॉर्म्स हुई हैं, खासकर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म्स हुई हैं। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 144 से इंप्रूव करके 63 पर आए हैं। तो इन सब चीजों का लाभ मिलना स्वाभाविक है। हम विश्व की सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वापस फिर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एक स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम एक अच्छे ट्रैजेक्टरी में ग्रो करेंगे। सर, इस सपने को साकार करने के लिए इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग होगा वो हमारे उद्योगपतियों का होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का होगा। इंडस्ट्रियों में कामकाज बंद पड़ा है, पैसे का लेन देन बंद पड़ा है, लेकिन ईएमआई भरनी है, बिजली का बिल भरना है। गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह भी देनी है, सैलरी भी आपको देनी पड़ेगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री पर आप कितना असर देखते हैं?
देखिए, असर तो स्वाभाविक है। असर आपके सामने है कि 2% के ऊपर हमारा ग्रोथ रेट आंका गया है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसिलरेशन है। हम प्रोजेक्टेड थे कि हम 6% के ऊपर ग्रो करेंगे, तो 6 से 2 रह जाना, 4 परसेंटेज पॉइंट का डिसिलरेशन होना, वो भी एक ऐसा जीडीपी जो एंटीसिपेटेड जीडीपी जो इस साल के लिए 2021 के लिए आंका गया था 223 लाख करोड़ रुपया, तो उसके में 4% का डिसिलरेशन आना लगभग कोई 10 लाख करोड़ रुपया बन जाता है। तो ये सारा इम्पैक्ट है। लेकिन उसके साथ एक ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले टाइम में जो हमारी रिफॉर्म्स हैं जो सरकार ने पिछले 5 साल में की, वो इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जैसे रिफॉर्म्स हुई हैं, जो हमने इम्प्रूव किया है, अब सरकार का फोकस जो रहेगा वो ज़्यादातर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस करना रहेगा। जिस तरीके से सरकार ने पिछले 15-20 दिन में, 1 महीने में फोकस किया है, रेपो रेट कम किया है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम लेके आना चाहते हैं, और उसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंसेस को कम करना चाहती है सरकार, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स को कम करना चाहती है, कॉस्ट ऑफ पावर को कम करना चाहती है, कॉस्ट ऑफ लैंड को कम करना चाहती है। ये जो कॉस्ट हैं ये कम होंगे, तो कॉस्ट कम होने से हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे से इंक्रीज होगी। और हम जो हमारा प्रोजेक्शन है कि वी विल बी द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम इन द नेक्स्ट वेरी फ्यू ईयर्स। That is my belief, and I am very much confident that we will achieve that trajectory. सर, वी आर ऑल्सो विशिंग कि हम जल्द से जल्द अचीव कर पाएँ। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ की ही बात कर लेते हैं, जिस तरह की मार इंडस्ट्री पर पड़ रही है, क्या लगता है आपको कि बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी? और गवर्नमेंट को किस तरह का सपोर्ट इंडस्ट्रीज को करना चाहिए? क्योंकि बिल भी भरे जा रहे हैं, EMI भी भरी जा रही है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी दी जा रही है, खर्चा उतना का उतना ही है सर। बिल्कुल, उससे मैं सहमत हूं। मैंने बताया कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री बहुत इम्पैक्टेड है, और इस समय सबसे ज़्यादा जो बेसब्री से जो इंतजार है वो स्टिमुलस का है, जो हर एक इंडस्ट्री बॉडी ने सरकार के सामने अपने प्रस्ताव रखे हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सजेशंस दिए हैं। हमारे चैम्बर ने, PhD चैम्बर ने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सजेशंस दिए हैं, और हमारी पुरजोर मांग है कि हमें कम से कम 5% ऑफ GDP, जो कि लगभग कोई 10-11 लाख करोड़ रुपया बनता है, वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री को मिलना चाहिए। पूरे इंडिया का जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री है वो वापस तभी रिजुविनेट होगा, वो इस संकट से तभी उबर पाएगा। लॉकडाउन पीरियड के बाद भी कम से कम 5-6 महीने ऐसे चाहिए जिसमें एक ऐसा जो पीरियड रहेगा जिसमें सभी बिजनेसेस अपने अपने जो सिस्टम्स हैं उनको रिवाइव करेंगे, वर्कफोर्स को वापस बुलाएंगे काम पे, जो लोग यहाँ से माइग्रेट होके अपने अपने घर में चले गए हैं उनको वापस बुलाया जाएगा। तो इस सिस्टम में टाइम लगेगा, और इस सिस्टम का जो टाइम लगेगा वो जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं, जो अभी जैसे आपने बताया कि जो वेज कॉस्ट हैं, जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं, वो इंडस्ट्री के ऊपर काफी एक बड़ा प्रेशर है। तो उस चीज को कम करने के लिए जो पैकेज की जरूरत है वो सूनर देन लेटर, अभी जो हमारी जो पुरजोर डिमांड है वो इसी वक्त पे होना चाहिए, तभी जाके ट्रेड एंड इंडस्ट्री आने वाले, अगर अब भी ये पैकेज अनाउंस होता है तो तब भी कम से कम 4-5-6 महीने लगेंगे वापस ट्रेड एंड इंडस्ट्री को अपने एक रियल ट्रैजेक्टरी में आने के लिए। एक जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस रहेगा उसमें भी टाइम लगेगा अभी आने में। जी सर, अब जो ऐलान RBI ने किया है, उद्योगों को कितना फायदा आप मिलता हुआ इससे देखते हैं? क्योंकि इससे पहले ऐलान किया था उसमें 3 महीने की EMI में छूट दी गई थी, लेकिन ब्याज में कोई रियायत नहीं मिली थी। अब जो नया ऐलान है इसके बाद क्या सर आप देखते हैं कितना बूस्ट होगी इंडस्ट्री? देखिए, ये सबसे बड़ा ऐलान तो ये है कि इससे लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए कई बार क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर के पास एक स्कोप भी होता है, और स्कोप है भी। जैसे रिजर्व बैंक ने बताया कि वो 6 से 7 लाख करोड़ रुपए रिवर्स रेपो में जा रहा है, तो ये सब लिक्विडिटी के बावजूद भी आगे डिसबर्स नहीं कर रहे हैं। जो उसका जो फुल पर्कुलेशन है, जो फुल ट्रांसमिशन है, वो ग्राउंड लेवल पे नहीं जा रहा है। तो इससे ये फर्क पड़ेगा, एक तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे होगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। तो हम समझते हैं कि इसका काफी अच्छा भरपूर फायदा होगा, लेकिन इसके साथ ही एक डायरेक्ट स्टिमुलस की भी जरूरत है। ये जो अभी तक जो स्टिमुलस आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जो भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, ये इनडायरेक्टली बहुत फायदा करती है, इनडायरेक्ट स्टिमुलस है। लेकिन एक डायरेक्ट जो सीधे तौर पे ट्रेड एंड इंडस्ट्री को बोला जाए कि इतना जो
फाइनेंशियल पैकेज है, चाहे वो फिस्कल टर्म्स में हो, चाहे वो किसी तरीके से जो टैक्स रिलीफ्स हों या और जो बेनिफिट्स होते हैं इंडस्ट्री को उसी के संदर्भ में हो, वो सरकार की अपनी स्ट्रेटजी रहेगी। लेकिन उसके लिए एक अच्छा स्टिमुलस चाहिए, तभी जाके ट्रेड एंड इंडस्ट्री वापस अपने ट्राजेक्टरी में ग्रो कर पाएंगे। सर, रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, बहुत डाउन जा रहा है रियल एस्टेट सेक्टर। क्या लगता है आरबीआई के ऐलान के बाद रियल एस्टेट सेक्टर को कितनी मजबूती मिलने वाली है? देखिए, इसके साथ साथ आरबीआई के ऐलान के बाद ये भी डिपेंड करेगा कि हम कोरोना के संकट से कब बाहर आते हैं। उसमें आने में 10 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं या 1 महीना लगता है। लॉकडाउन पीरियड अभी 3 मई को खत्म हो जाता है या फिर एक्सटेंड होता है, ये सारे प्रश्न हैं। तो उसी संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, आने वाले टाइम में उम्मीद है कि बैंकिंग सेक्टर और इंटरेस्ट रेट कम करेगा। तो अगर लॉकडाउन से हम जल्द से जल्द बाहर आ जाते हैं तो इसका रियल एस्टेट सेक्टर को काफी अच्छा फायदा होगा। प्राइसेस में कोई हम देखते हैं कि कोई गिरावट आने का कोई ऐसा संकेत नहीं है। लेकिन अगर लॉकडाउन ज्यादा बढ़ जाता है और जो कोरोना वायरस है वो और स्प्रेड होता है तो शायद रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। सर, किसानों और मजदूरों की भी बात कर लेते हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा त्रस्त है, किसान और मजदूर ही सबसे ज्यादा त्रस्त नजर आ रहा है। हालांकि अब किसानों को पूरी तरह से बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जान डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, रियायत भी दी गई है लॉकडाउन के दौरान भी। लेकिन आरबीआई के इन ऐलानों के बाद किसानों और मजदूरों को कितना फायदा, कितनी राहत मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, जो नाबार्ड के लिए और सीडीबी के थ्रू जो रिजर्व बैंक ने जो आज अनाउंसमेंट्स की हैं, ये खासकर जो रूरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सहायी होंगी। जो रूरल डिमांड है, जो रूरल इनकम्स हैं, वो इंक्रीज होंगी। और इसके साथ ही सौभाग्य की बात यह है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस बार जो रबी क्रॉप्स हैं वो काफ़ी रोबस्ट देखने को मिल रही हैं। रबी का जो ग्रोथ रेट है, रबी की जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, जिससे स्वाभाविक है कि किसानों की आमदन बढ़ेगी। तो अगर रूरल सेक्टर में एक ऐसा हम अपटिक देखते हैं, डिमांड में अपटिक देखते हैं, तो वो शायद इकॉनमी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब रूरल सेक्टर में एक इनकम्स में अपटिक आता है, इनकम्स इंक्रीज होती हैं, तो देन दे डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर भी हैं वो भी अच्छे से ग्रो करते हैं। तो जो संभावनाएं हैं, जो सरकार का अभी तक का फोकस है, जो पहले जो पैकेज दिया गया है वो खासकर रूरल डेवलपमेंट के लिए ही है। और आने वाले टाइम में मैं ये सुझाव देना चाहूँगा हमारे अपने चैम्बर की तरफ से कि जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहना चाहिए वो डायरेक्ट ट्रांसफर्स के ऊपर सरकार फोकस करे, जो जिसका सीधे तौर पे जो लाभ है वो उन लोगों को मिल पाए जिनके लिए वो पैकेज बनाया गया है। तो उससे क्या होगा कि जो वो वर्ग है उसको एक सीधे तौर पे और सीधी सहायता और बहुत कम समय में मिल पाएगी, और उनकी जो दिनचर्या है, जो उनका जीविका है, उसके लिए उनके लिए कोई खास बड़े चैलेंज नहीं रहेंगे। सर, एक बार फिर से अपने एक सवाल को दोहराऊंगी। बेरोजगारी तो नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा डर है। कोरोना का जो संकट है, ये जो संक्रमण है, ऐसा लगता है कि जितना हेल्थ पर असर डाल रहा है उतना इकोनॉमी पर भी असर डालेगा और निजी तौर पर हर व्यक्ति को इसकी वजह से प्रभावित होना पड़ेगा। ऐसे में बिल्कुल सीधा सवाल, बेरोजगारी तो नहीं बढ़ेगी, ऐसी कोई आशंका तो नहीं सर? ये संकट जो है जल्दी खत्म हो जाता है। जो कोरोना वायरस का जो संकट है, जो लॉकडाउन पीरियड है, वो जल्दी खत्म हो जाता है और सरकार की तरफ से भी अच्छा स्टिमुलस आ जाता है। रिजर्व बैंक ऑलरेडी बहुत सारी घोषणाएं कर चुका है, सरकार ने सोशल सेक्टर के लिए अच्छा पैकेज दे दिया है। तो हम समझते हैं कि इसका बेरोजगारी के ऊपर कोई ऐसा सीधा असर नहीं आएगा, जो रोजगार है वो मेंटेन रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक कैलिब्रेटेड अप्रोच, जिस तरीके से एक ऐसा कॉम्बिनेशन के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, सरकार की तरफ से और फिर जो इंडस्ट्री है उसकी तरफ से एक ऐसा कॉम्बिनेशन के जिससे एक स्टिमुलस भी आए और इंडस्ट्री को भी एक रिजुविनेट होने का सहारा मिले, तो हम समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई खास फर्क नहीं आएगा। चलिए सर, आखिरी सवाल। लॉकडाउन में आप हैं और इस लॉकडाउन के दौरान आप बिजनेसमैन को, किसानों को, मजदूरों को, हर उस व्यक्ति को जिसके जहन में डर भरा हुआ है कि भाई अब ग्रोथ रेट कम होती जा रही है तो हम बहुत ज्यादा संकट में आने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उनको संदेश यही रहेगा कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए और दूसरा जो सरकार की तरफ से तरह तरह की बार बार जो घोषणाएं होती हैं उनके ऊपर अच्छे से
विचार होना चाहिए, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तभी हम इन संकट से बाहर आएंगे। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम इस संकट से बाहर आएं, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। अगर हम संकट से बाहर आ जाते हैं तो हमारे पास इतनी ताकत है कि हम वापस थोड़े ही समय में, आने वाले कुछ महीनों में हम वापस उसी तरीके से अपना जो भी ट्राजेक्टरी है उसको रिज्यूम कर पाएंगे और हम अच्छे से अपने नॉर्मल लेवल में, नॉर्मल कोर्स ऑफ वर्क में आगे ग्रो कर पाएंगे। वो मेरा संदेश है कि सबसे पहले जो सरकार के जो आगे जो भी संदेश हैं उनके ऊपर अच्छे से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उनके ऊपर अच्छे से विचार होना चाहिए। इस संकट से बचने के लिए सरकार ने जो जो घोषणाएं की हैं उनको 100%, मोर देन 100% इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तभी जाके हम इस संकट से बाहर आ पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जान है तो जहान है, इसलिए सब कुछ लॉकडाउन करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे एक और नया मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। वो नया मंत्र था जान भी जहान भी। आपकी जान को भी बचाना है, जहान को भी बचा के रखना है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर भी लाना है। इसलिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है अर्थव्यवस्था में जान डालने की, लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनती है। आरबीआई ने बहुत बड़े बड़े ऐलान किए हैं, इसका बहुत बड़ा असर होगा, थोड़ा सा सब्र आपको रखना पड़ेगा।